अध्याय 1 आदतों का फंदा। आदतें कैसे विकसित होती हैं। सन 1993 की शरद ऋतु में अमेरिका के एक सैन डिएगो शहर की एक प्रयोगशाला में एक व्यक्ति की किसी से भेंट करने पहुंचा। यह वही व्यक्ति था जो आदतों के बारे में आज हमारी समझ को बदलने वाला था। वह नीले रंग की कमीज पहने हुए था। 6 फुट लंबा बुजुर्ग व्यक्ति था। उसके सफ़ेद बाल इतने घने थे कि किसी महाविद्यालय की समारोह में सबके मन में ईर्ष्या पैदा कर दें। गठिया की समस्या के कारण वह जरा लंगड़ाता था। अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वह उस प्रयोगशाला के हॉल में धीमी गति से चल रहा था, मानो उसे पता ना हो कि आगे क्या होने वाला है। लगभग 1 वर्ष पहले की बात है। यूजिन पॉली उर्फ ईपी लॉस एंजलिस शहर में समुद्र तट पर बसे प्लाया देल रे में अपने घर पर था। रात का भोजन बनाते समय उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उनका बेटा माइकल उनसे मिलने आ रहा है। कौन माइकल? यूजिन ने प्रश्न किया। तुम्हारा बेटा, जिसे हमने पाल पोस कर बड़ा किया है, उसकी पत्नी ने बेवरली ने हैरान होकर कहा। पर इसके बावजूद यूजिन ने दृष्टि के बारे में फिर वही सवाल किया, माइकल कौन है? इसके अगले ही दिन यूजिन के पेट में ऐंठन पड़ी और वह दर्द से छटपटाने लगे। उसे उल्टियाँ भी होने लगी। अगले 24 घंटों में वह इतना कमज़ोर हो गए कि बेवरली घबराकर उसे अस्पताल ले गई। उस समय यूजिन को 105 डिग्री बुखार था और अस्पताल में उसका बिस्तर पसीने से लथपथ हो गया था। वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह इतना आक्रामक हो चुका था कि जब भी कोई नर्स उसके हाथ में स्लाइन लगाने आती तो वह उसे धक्का देकर चिल्लाने लग जाता। आखिरकार डॉक्टरों ने उसे बेहोशी की दवा देकर शांत किया। इसके बावजूद डॉक्टर ने उसकी कमर से रीढ़ के जोड़ में एक लंबी सुई डालकर उसके मस्तिष्क तरफ की कुछ बूंदें हासिल की ताकि उसकी जांच की जा सके। मस्तिष्क मेरु द्रव निकालते समय ही डॉक्टरों को एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल मस्तिष्क और रीढ़ की नसों के आसपास फैला यह द्रव संक्रमण एवं क्षति से बचाने का काम करता था। एक स्वस्थ इंसान में यह द्रव बिल्कुल साफ होता है और सुई में रेशम सा बहता हुआ आता है, लेकिन यूजिन के मेरुदंड में पर्याप्त नमूनों का मटमैला था और सुई में धीरे धीरे ऐसे टपक रहा था मानो बालू के सूक्ष्म कणों में भरा हुआ हो। जांच के परिणाम आने पर यूजिन के डॉक्टरों को उसकी सूक्ष्म बीमारी का कारण पता चला। यूजिन के मस्तिष्क में ज्वर था। उसे यह बीमारी अपेक्षाकृत कम खतरनाक माने जाने वाले एक वायरस की चपेट में आने से हुई थी, जो मुंह के छाले, बुखार के छाले और त्वचा के संक्रमण जैसी समस्याएं पैदा करता है। लेकिन कुछ दुर्लभ परिस्थितियों में यह वायरस इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है, जिससे उस इंसान के विचारों और सपनों से संबंधित कोमल हिस्सों का नष्ट कर देता है, जिसे कोई लोग आत्मा का निवास स्थान भी मानते हैं। इससे गहरी क्षति पहुंचती है। यूजिन के डॉक्टरों ने बेवरली को बताया कि यूजिन के दिमाग को जो क्षति पहुंची है उसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन इस वायरस को और अधिक फैलाने से रोकने के लिए वे यूजिन को एंटीवायरस की एक बड़ी खुराक दे सकते हैं। यह एंटीवायरस देने के बाद यूजिन कोमा में चला गया और कुछ दिनों तक मौत से जूझता रहा, लेकिन धीरे धीरे दवाओं ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और आखिरकार उसका मस्तिष्क ज्वर ठीक हो गया। वह कोमा से बाहर भी आ गया। हालांकि यूजिन का जीवन तो बच गया, लेकिन वह बहुत कमज़ोर हो गया। उसे कुछ निगलने में भी तकलीफ हो रही थी। कोशिश करने के बाद भी वह एक पूरा वाक्य तक नहीं बोल पा रहा था। कभी कभी तो वह अचानक ऐसे हाँफने लगता मानो कुछ क्षणों के लिए सांस लेना ही भूल गया हो। कुछ ही दिनों में
यूजीन का स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। डॉक्टरों ने एक बार फिर उसकी जांच की। इसी जांच के परिणाम देखकर डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि यूजीन का तंत्रिक तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और शरीर का एक बड़ा हिस्सा वायरस के आक्रमण से सुरक्षित थे। वह अपने अंगों का प्रयोग सहजता से कर सकता था और आवाज़ व रोशनी आदि के प्रति सही प्रतिक्रिया दे रहा था। हालांकि उसके मस्तिष्क की जांच के परिणाम चिंताजनक थे। स्कैनिंग रिपोर्ट में डॉक्टरों को उसके मस्तिष्क के बीचों बीच एक धब्बा नजर आया। दरअसल इंसान की रीढ़ और खोपड़ी जिस बिंदु पर मिलते हैं, यूजिन के शरीर के उस हिस्से के तंतुओं का वायरस ने नष्ट कर दिया था। हो सकता है कि यूजिन पहले जैसा ना रहे। एक डॉक्टर ने उसकी पत्नी बेवरली को सावधान किया, और यह भी संभव है कि तुम अपने पति को खो दो। यूजिन को अस्पताल के दूसरे हिस्से में ले जाया गया। पहला सप्ताह समाप्त होने तक वह खाने पीने लगा था। अगले सप्ताह वह सामान्य रूप से बातें भी करने लगा और खाने में नमक व जेल वगैरह मांगने लगा। इसके साथ ही वह टीवी के चैनल बदल बदल कर नीरस धारावाहिकों के बारे में शिकायतें भी करने लगा। 5 सप्ताह बाद यूजिन को अस्पताल से छुट्टी देकर पुनर्वास केंद्र भेज दिया गया। उस वक्त यूजिन आराम से चलने फिरने लगा था और साथ ही नर्सों को बिन मांगी सलाह भी देने लगा था, जैसे सप्ताह की अंत की छुट्टी बिताने के लिए वह उन्हें कहाँ जाना चाहिए आदि। मैंने पहली बार इस बीमारी से ग्रस्त किसी मरीज को स्वस्थ होते हुए देखा है। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं बांधना चाहता, लेकिन यह वाकई अद्भुत है। यूजिन के डॉक्टरों ने बेवरली से कहा, लेकिन बेवरली की चिंता खत्म नहीं हुई। यह बात पुनर्वास केंद्र में ही स्पष्ट हो गई थी कि इस बीमारी से यूजिन के अंदर कुछ असामान्य बदलाव आ गए हैं। जैसे यूजिन सप्ताह के दिन भूल जाता था। बार बार बताने के बावजूद भी वह अपने डॉक्टरों और नर्सों के नाम याद नहीं रख पाता था। एक दिन जब डॉक्टर यूजीन के हालचाल पूछने के बाद उसके कमरे से बाहर निकल गया, तो यूजीन ने अपनी पत्नी बेवरली से पूछा, ये लोग मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछते रहते हैं? घर वापस लौटने के बाद भी यूजीन में कई बदलाव नजर आए। उसे अपने मित्र याद नहीं थे। लोगों से बात करते करते वह अचानक सब भूल जाता था। कई बार सुबह सुबह नींद खुलते ही वह सीधे रसोई में चला जाता और अपने लिए अंडे और बेकन पकाकर खा लेता। फिर अपने कमरे में लौटकर वापस बिस्तर पर लेट जाता और रेडियो सुनने लगता। फिर 40 मिनट बाद ही वह दोबारा ये सब दोहराता। उठकर अपने लिए अंडे और बेकन पकाता, उसे खाकर वापस बिस्तर पर लेट जाता और रेडियो सुनने लगता। कुछ ही देर बाद एक बार फिर वह यही सब दोहराता। उसके इस अजीब व्यवहार से घबराकर बेवरली ने तुरंत विशेषज्ञों से संपर्क किया। इन विशेषज्ञों में सैन डिएगो की कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की एक शोधकर्ता भी शामिल थे। वे उन दिनों याददाश्त खोने के कारण पर शोध कर रहे थे। एक दिन यूजीन और बेवरली विश्वविद्यालय परिसर पहुंच गए। वे एक दूसरे के हाथ थामे मुख्य हॉल के पार करते हुए आगे बढ़े। उन्हें एक परीक्षण कक्ष में बैठने के लिए कहा गया। यूजिन वहां बैठी एक युवती से बात करने लगा जो कंप्यूटर पर काम कर रही थी। यूजिन ने कंप्यूटर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरी जवानी के दिनों में इस मशीन का आकार इस कमरे से भी बड़ा होता था और इसे रखने के लिए 6-6 फुट के कई रैकों की ज़रूरत पड़ती थी। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कई साल काम किया है और अब इस मशीन को इतने छोटे आकार में देखना सचमुच आश्चर्यजनक है। यह युवती यूजीन पर ध्यान दिए
बगैर कंप्यूटर पर काम करती रही। अचानक यूजीन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये सारे प्रिंटेड सर्किट्स, डायोड्स और ट्रायोड्स, ये कितने अद्भुत हैं। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सक्रिय था, उस समय इन्हें रखने के लिए भी 6-6 फुट के कई रैकों की ज़रूरत पड़ती थी। तभी एक वैज्ञानिक ने कमरे में प्रवेश किया। उसने अपना परिचय दिया और यूजीन से उसकी उम्र पूछी। मेरी उम्र 59 या 60 होगी शायद, यूजीन ने उत्तर दिया, जबकि असल में उसकी उम्र 71 साल थी। यह वैज्ञानिक कंप्यूटर पर कुछ टाइप करने लगा। यूजीन ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर कहा, यह सचमुच अद्भुत है। जानते हो, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था तब इस मशीन को 6-6 फुट के कई रैकों में रखा जाता था। ये वैज्ञानिक थे 52 वर्षीय लैरी स्क्वायर। वे पेशे से एक प्रोफेसर थे जो पिछले 3 दशकों से याददाश्त से संबंधित तंतुओं की रचना का अध्ययन कर रहे थे। उनका अध्ययन मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित था कि इंसान के मस्तिष्क में घटनाओं का भंडार कैसे होता है। वे इसके विशेषज्ञ थे। यूजीन की इस बीमारी के कारण के द्वार खुलने वाले थे। अभी तक आदतों के बारे में हमारी जो भी जानकारी या समझ थी, वह इन्हीं शोधकर्ताओं के अनेकों अध्ययनों से बनी थी। स्क्वायर के प्रयोगों के सामने आया कि जो इंसान अपनी उम्र और ऐसी ही अनेक असामान्य बातों को याद नहीं रख सकता, उसके अंदर भी आश्चर्यजनक रूप से जटिल आदतें विकसित होती रहती हैं। फिर आपको एहसास होता है कि हर इंसान रोज़मर्रा के जीवन बिताने के लिए समान तंत्रिका प्रक्रिया पर ही निर्भर होता है। स्क्वायर और अन्य शोधकर्ताओं के अध्ययनों से अवचेतन मन की कार्यप्रणाली की समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। इस कार्यप्रणाली का प्रभाव हमारी रोज़मर्रा के ऐसे अनगिनत चुनावों पर पड़ता है जो हमें तार्किक तो लगते हैं, पर वास्तव में हमारी उन तीव्र इच्छाओं से प्रभावित होते हैं जिनसे हम करीब करीब अनजान होते हैं। स्क्वायर ने यूजीन से मुलाकात करने से पहले कई हफ्तों तक उसके दिमाग के स्कैन्स का अध्ययन किया था। इन्हीं स्कैन से स्पष्ट हुआ कि वायरस का सारा प्रभाव यूजीन के दिमाग के मध्य भाग के 5 सेंटीमीटर के एक सीमित क्षेत्र में हुआ है। इस वायरस ने उनके दिमाग के मध्यवर्ती हिस्सा को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। वैज्ञानिकों का मानना था कि तंतुओं का यह छोटा सा संघ सभी प्रकार के संज्ञानात्मक कार्य जैसे अतीत याद रखना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना आदि करता है। पर स्क्वायर यूजीन के दिमाग पर हुए इस विनाशकारी प्रभाव से चकित नहीं थे। वे जानते थे कि इस प्रकार का वायरस तंतुओं का अत्यंत क्रूर और सुनिश्चित तरीके से नष्ट करता है। स्क्वायर को बस एक ही बात से हैरानी थी कि एक अन्य व्यक्ति के स्कैन्स यूजीन के स्कैन्स से हूबहू मिलते थे। हेनरी लियोन एचएम का उदाहरण। 30 वर्ष पहले जब स्क्वायर एमआईटी से पीएचडी कर रहे थे, तब उन्होंने एक समूह के साथ मिलकर डॉक्टरी इतिहास के सबसे मशहूर मरीज एचएम का अध्ययन किया था। एचएम का असली नाम हेनरी मलॉर्जन था। जब एचएम 7 साल का था तो साइकिल से गिरने के कारण उसके सिर पर गहरी चोट आई थी। इसके कुछ ही समय बाद उसे दौरे पड़ने लगे, जिससे वह बेहोश हो जाता था। 16 साल की उम्र में उसे इतना गंभीर दौरा आया कि इसका असर उसके पूरे दिमाग पर हुआ। इसके बाद वह दिन में 10 से भी ज़्यादा बार बेहोश होने लगा। 27 वर्ष का होने तक एचएम पूरी तरह हताश हो चुका था। दौरों को कम करने की दवा का
उस पर ज़्यादा असर नहीं हो रहा था। वह होशियार तो था, लेकिन अपनी स्थिति के कारण किसी भी नौकरी पर टिक नहीं पाता था। वह अपने माता-पिता के साथ उन्हीं के घरों में रहता था। एचएम एक असामान्य जीवन जीना चाहता था, इसलिए उसने एक ऐसे डॉक्टर की मदद ली जिसके अंदर नए प्रयोग करने की गहरी जिज्ञासा थी और वह इलाज में गलती करने से डरता नहीं था। तब तक विभिन्न अध्ययनों से यह पता लग चुका था कि दिमाग के एक ऐसे हिस्से हिप्पोकैम्पस का संबंध दौरे पड़ने से होता है। जब डॉक्टर ने एचएम के दिमाग का ऑपरेशन कर उसके दिमाग के सामने के हिस्से को उठाकर एक छोटी नली द्वारा हिप्पोकैम्पस और उसके आसपास फैले तंतुओं का बाहर खींचने में प्रस्ताव दिया तो एचएम तुरंत सहमत हो गया। 1953 में एचएम का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद वह जैसे जैसे स्वस्थ होता गया, उसके दौरे में भी कम होते गए, लेकिन उसके साथ ही यह भी सामने आई कि एचएम का दिमाग मालिक रूप से परिवर्तित हो चुका था। एचएम अपना नाम जानता था और उसे यह भी याद था कि उसकी माँ आयरलैंड से थी। उस 1929 में शेयर मार्केट का ध्वस्त होना और द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस के नॉर्मंडी पर हुआ आक्रमण भी याद था, लेकिन वह इसके बाद के लगभग एक दशक की सारी यादें, अनुभव, संघर्ष सब कुछ भूल चुका था। जब एचएम की याददाश्त की जांच करने के लिए एक डॉक्टर ने उसे अंकों की एक सूची और ताश खेलकर दिखाया, तो उसे समझ आ गया कि एचएम किसी भी नई जानकारी को 20 सेकंड से ज़्यादा याद नहीं रख सकता। एचएम के ऑपरेशन से लेकर सन 2008 में उसकी मृत्यु तक उसके लिए हर मनुष्य, हर गीत, हर कमरा, हर चीज़ पूरी तरह एक नया अनुभव था। उसका दिमाग समय के किसी भी बिंदु पर अटक गया था। वह हर दिन इस बात पर आश्चर्य करता था कि काले रंग के छोटे से आयताकार डिब्बे, जैसे रिमोट कहते हैं, उसकी मदद से टीवी का चैनल बदले जा सकते हैं। दिन में दर्जनों बार वह डॉक्टरों और नर्सों को अपना परिचय देता था। स्क्वायर बताते हैं कि एचएम के दिमाग का अध्ययन करना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दिमाग के अध्ययन में याददाश्त एक ठोस और रोमांचक मार्ग है। मैं अमेरिका के ओहियो में पला बड़ा हूँ। मुझे याद है कि जब पहली कक्षा में था और हमारी टीचर हम सबको मोम की रंग बिरंगी पेंसिल, जिसे क्रेयॉन्स कहते हैं, बांट रही थी। मुझे जितने भी रंगों की पेंसिल मिली, मैंने उन्हें कागज़ पर एक साथ एक जगह घिसकर यह जानने की कोशिश की कि इससे काला रंग बनेगा या नहीं। मुझे यह घटना तो अच्छी तरह याद है, लेकिन अपनी उस अध्यापिका का चेहरा क्यों याद नहीं है। मेरे दिमाग ने उसे एक याद को अन्य घटनाओं से अधिक महत्व क्यों दिया। स्क्वायर यह देखकर अचंभित थे कि यूजीन के स्कैन्स एचएम से कितने मिलते जुलते थे। दोनों ने ही दिमाग के मध्यम भाग में अखरोट के आकार का धब्बा था। एचएम की ही तरह यूजीन की भी याददाश्त जा चुकी थी। एचएम और यूजीन में अंतर। इसके बाद जब स्क्वायर ने यूजीन के कुछ और परीक्षण किए तो पता चला कि एचएम और यूजीन में गहरा अंतर था। जैसे कि एचएम से मिलते ही पता चल जाता था कि वह अस्वस्थ है, जबकि यूजीन सामान्य बातचीत करने से लेकर कई अन्य कार्यों तक सब कुछ इतने आराम से कर लेता था कि आमतौर पर उसे देखकर उसकी असली स्थिति का पता नहीं लग सकता था। ऑपरेशन ने एचएम को इतना कमज़ोर बना दिया था कि उसके बाद उसे आजीवन
अस्पताल में रहना पड़ा। दूसरी ओर यूजीन अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहता था। एचएम किसी एक विषय पर लंबे समय तक बातचीत नहीं कर सकता था, जबकि यूजीन हर बातचीत को चतुराई और उपग्रहों या फिर मौसम जैसे विषयों की ओर ले जाता था, क्योंकि इनके बारे में वह स्वयं लंबे समय तक बात कर सकता था। क्योंकि वह एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी में टेक्नीशियन था, इसलिए उसके लिए इन विषयों पर बात करना आसान था। यूजीन की परीक्षण की शुरुआत में स्क्वायर ने यूजीन से उसकी किशोरावस्था के बारे में पूछा। यूजीन ने मध्य कैलिफोर्निया के एक शहर के बारे में बताया जहां वह पला बड़ा। साथ ही उसने मर्चेंट मरीन्स के अपने अनुभव के बारे में बताते हुए ऑस्ट्रिया के एक यात्रा के बारे में भी बताया। उसे अपने जीवन में 1960 से पहले की लगभग सारी घटनाएं याद थी। इससे आगे के दशकों के बारे में पूछने पर यूजीन ने विनम्रता से विषय बदलते हुए कहा कि कुछ कारणों से मुझे हाल ही की घटनाओं का याद करने में कठिनाई हो रही है। यूजीन की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने पर स्क्वायर ने पाया कि पिछले 3 दशकों के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है। यहाँ तक कि यूजीन में जवानी के समय की सारी आदतें अब भी बरकरार हैं। इसलिए जब कभी स्क्वायर यूजीन को पानी का गिलास देते हुए कोई विशेष जवाब देने पर विस्तार से यूजीन की प्रशंसा करते, तो यूजीन उन्हें धन्यवाद देता और बदले में उनकी भी प्रशंसा करता। जब भी कोई उसकी कमर में प्रवेश करता, तो यूजीन उठकर उसे अपना परिचय देता और उसके हालचाल जरूर पूछता। लेकिन जब यूजीन का अंकों की किसी श्रृंखला का या प्रयोगशाला के बाहरी गलियारों आदि का याद पर कर उसका वर्णन करने को कहा गया, तो डॉक्टरों को कुछ नई बातें पता चली, जैसे कि यूजीन किसी भी नई जानकारी को अधिकतम 1 मिनट से ज़्यादा याद नहीं रख सकता। यूजीन को जब उसके पोते पोतियों की तस्वीरें दिखाई गई, तो उसने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। जब स्क्वायर ने यूजीन से उसकी बीमारी के बारे में पूछा, तो पता चला कि उसे बीमार पड़ने या अस्पताल में भर्ती होने के बारे में कुछ भी याद नहीं था। असल में यूजीन अपनी याददाश्त खोने के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसके अनुसार ना तो उसे कोई चोट लगी थी, ना ही उसने अपनी याददाश्त खोई थी। अंततः यूजीन के लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि वह अस्वस्थ है। यूजीन से मिलने के कुछ महीनों बाद स्क्वायर ने उसकी याददाश्त को परखने के लिए कुछ नए प्रयोग किए। इस दौरान यूजीन और बेवरली लॉस एंजलिस में समुद्र तट पर वैसे प्लाया देल रे और छोड़कर अपनी बेटी के घर पर करीब सैन डियागो में रहने चले गए। यहाँ स्क्वायर कई बार जांच के लिए उनके घर आया करता था। एक दिन उन्होंने यूजीन से कहा कि वह अपने घर की एक नक्शा बनाए। यूजीन ने कोशिश की और सफल नहीं हुआ। तुम सुबह जागने के बाद घर के अन्य कमरों में कैसे जाते हो? स्क्वायर ने यूजीन से पूछा। सच कहूँ तो मुझे नहीं मालूम, यूजीन ने जवाब दिया। स्क्वायर अपने लैपटॉप पर यूजीन की टिप्पणियों के बारे में नोटिस बताने लगा। इस दौरान यूजीन को ध्यान कहीं और ही चला गया। वह कमरे में यहाँ वहाँ देखने लगा। फिर वह उठकर गलियारों की ओर गया और शौचालय चला गया। कुछ मिनटों बाद शौचालय से फ्लश की आवाज़ आई और फिर नल से पानी बहने की। अपनी पतलून पर हाथ पोंछता यूजीन एक बार फिर सामने के कमरे में
स्क्वायर के बगल में आकर बैठ गया और निश्चित होकर अगले प्रश्न का इंतज़ार करने लगा। उस समय इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जो इंसान अपने घर का नक्शा तक नहीं बना पा रहा है, उसने इतनी आसानी से घर का शौचालय कैसे ढूंढ लिया। आगे चलकर यह प्रश्न इससे कई अन्य प्रश्न में हमें नई आविष्कारों के ऐसे रास्ते पर ले गए जिसने आदतों की शक्ति के बारे में हमारी समझ को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। इससे एक ऐसी वैज्ञानिक क्रांति शुरू हुई जिसके चलते आज हजारों शोधकर्ताओं ने पहली बार इस बारे में शोध कर रहे हैं कि इंसान के जीवन पर आदतों का क्या प्रभाव पड़ता है। कुर्सी पर बैठे यूजीन की नज़र स्क्वायर के लैपटॉप पर पड़ी। यह सचमुच अद्भुत है। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम करता था, तब इस मशीन को रखने के लिए 6-6 फुट के कई रैकों की ज़रूरत पड़ती थी। नए घर में आने के बाद कुछ सप्ताह तक बेवरली रोज़ाना यूजीन को बाहर टहलाने के लिए ले जाने की कोशिश करती थी। डॉक्टरों ने बेवरली को यूजीन से व्यायाम करवाने की सलाह दी। इसके अलावा एक बात यह भी थी कि जब यूजीन दिन भर ही घर पर रहता तो पूरे दिन बेवरली से बार बार एक ही तरीके का सवाल पूछता रहता, जिससे बेवरली परेशान हो जाती थी। इसलिए बेवरली रोज़ सुबह शाम यूजीन को टहलाने के लिए चौराहे तक ले जाती थी। वे दोनों हर रोज़ एक साथ ही उसी रास्ते से चौराहे तक पहुंचते थे। डॉक्टर ने बेवरली को यूजीन पर नज़र रखने के लिए कहा था। उन्होंने बेवरली को आगाह किया था कि अगर किसी दिन यूजीन घर से निकलकर रास्ता भूल गया तो ना तो वह खुद रास्ता ढूंढ पाएगा और ना किसी और से मदद ले पाएगा। अचानक एक दिन सुबह सुबह कुछ ऐसा ही हुआ। वह खुद सुबह सुबह कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल उस दिन यूजीन को टहलाने लेकर जाने के लिए बेवरली तैयार हो रही थी कि यूजीन अचानक घर के सामने वाले दरवाजे से बाहर चला गया। क्योंकि उस घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमने की आदत थी, इसलिए कुछ देर तक बेवरली समझ ही नहीं पाई कि यूजीन घर पर नहीं है। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, वह दौड़ी दौड़ी घर से बाहर निकली और घबराकर यूजीन को यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। उसे यूजीन कहीं नज़र नहीं आया। बेवरली उसे पड़ोसियों के घर ढूंढने लगी, क्योंकि मोहल्ले के सारे घर एक जैसे दिखते थे। इसलिए बेवरली को शक हुआ कि वह गलती से किसी पड़ोसी के घर में तो नहीं घुस गया। वह पड़ोसी के घर पर जाकर बेसब्री से उनके दरवाजे पर घंटी बजाने लगी, लेकिन यूजीन किसी पड़ोसी के घर पर नहीं मिला। बेवरली इतनी घबरा गई कि उसे रोना आ गया। वह दोबारा सड़क की ओर दौड़ी और रोती हुई चिल्ला चिल्लाकर यूजीन को पुकारने लगी। बेवरली के मन में तमाम बुरे ख्याल आने लगे। कहीं यूजीन ट्रैफिक में फंसकर किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए। किसी के पूछने पर वह घर का पता कैसे बताएगा। यह सब सोचकर बेवरली और घबरा गई। यूजीन को ढूंढते ढूंढते 15 मिनट से ज़्यादा समय हो चुका था। जब यूजीन को कोई खबर नहीं मिली तो आखिरकार बेवरली पुलिस को फ़ोन लगाने के लिए घर की ओर दौड़ी। वह हड़बड़ी में दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर आई और देखा कि यूजीन सामने वाले कमरे में आराम से बैठा टीवी पर हिस्ट्री चैनल देख रहा है। बेवरली को रोते देखकर वह हैरान रह गया। जब बेवरली ने यूजीन से पूछा कि तुम कहाँ थे, तो उसने बताया कि मैं घर से बाहर कब निकला और कहाँ गया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। उस समय यूजीन यह भी समझ नहीं पा रही थी कि बेवरली नाराज़ क्यों है। फिर बेवरली ने मेज पर पड़ा देवदार को शंकुओं का ढेर देखा। उसे याद आया कि जब वह यूजीन को बाहर ढूंढ रही थी तो ऐसा ही ढेर उसने एक पड़ोसी के आंगन में भी देखा था। उसने करीब आकर यूजीन के हाथों को देखा। उसके हाथों पर उन शंकुओं का चिपचिपा रस लगा हुआ था। बेवरली को समझ आ गया कि यूजीन उसे छोड़कर अकेले ही टहलने गया होगा और शायद चौराहे तक टहलने के बाद
वापस आते समय ये शंकु उठा लाया होगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि यूजीन सुरक्षित वापस लौट आया था। इसके बाद यूजीन रोज़ सुबह अकेले ही टहलने जाने लगा। बेवरली उसे रोकने की कोशिश करती, लेकिन यह कोशिश बेकार साबित हुई। बेवरली बताती है कि मैं यूजीन को घर के अंदर रहने के लिए कहूँ तब भी वह कुछ मिनटों बाद यह बात भूल जाता है कि कई बार तो मैंने इसे डर के उसका पीछा भी किया है, कहीं वह खो ना जाए, लेकिन वह हर बार सुरक्षित लौट आता था। कभी भी वह देवदार के शंकु तो कभी पत्थर उठा लाता था। एक बार तो वह रास्ते पर पड़ा किसी का बटुआ उठा लाया, और किसी तरह एक बार वह कुत्ते का पिल्ला उठा लाया। पर यूजीन को कभी याद नहीं रहता था कि ये सब चीज़ें कहाँ से आई। जब स्क्वायर और उसके सहायकों के यूजीन के इस सैर सपाटे के बारे में पता चला तो वे सब हैरान रह गए। अब उन्हें संशय होने लगा कि यूजीन के दिमाग में उसकी चेतन स्मृति के अलावा कुछ और भी है जो सक्रिय है। उन्होंने एक नए प्रयोग का नमूना तैयार कर लिया। फिर स्क्वायर का एक सहायक यूजीन के घर आया और उसने यूजीन को अपने मोहल्ले का नक्शा बनाने के लिए कहा। यूजीन ऐसा नहीं कर पाया। फिर उसने यूजीन के उस मोहल्ले का एक नक्शा दिखाया और उससे अपने घर अंकित करने के लिए कहा। यूजीन कुछ देर तक तो आड़ी तिरछी लकीरें खींचता रहा, फिर वह भूल गया कि उसने क्या करने के लिए कहा गया था। फिर जब सहायक ने उससे पूछा कि घर में रसोई किस तरफ है, मैं नहीं जानता, यूजीन ने कमरे के चारों ओर देखते हुए कहा। जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम क्या करते हो यूजीन? सहायक ने उसके सवाल को पूछा। इस सवाल के जवाब में यूजीन खड़ा हुआ, चलकर रसोई घर तक गया और ऊपर की अलमारी में रखा मूंगफलियों का डब्बा ले आया। एक अन्य सहायक यूजीन के सैर के दौरान उसके साथ गया। दक्षिण कैलिफोर्निया के कभी न बदलने वाली बसंत के खुशनुमा मौसम में वे दोनों बोगनवेलिया की सुगंध से महकती हवाओं के बीच करीब 15 मिनट तक टहलते रहे। यूजीन ने ज़्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर स्क्वायर के सहायक का रास्ता दिख रहा था।